नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके आगामी जेपीएससी जैसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने से पहले आपको ये 3 टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ने पड़ेंगे, अच्छी तरह से इससे आपको ज्ञान प्राप्त करने पड़ेंगे। उसके बाद जितने भी नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित कॉन्सेप्ट और फैक्ट निकल के आते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट को आप हल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आएंगे, उस आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल भी कर पाएंगे। सामान्य जानकारी के अंतर्गत आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि छोटा नागपुर में जब नागवंशियों का शासन चल रहा था तो नागवंशियों का शासन करने का तौर तरीका क्या था, ये नागवंशों के संस्थापक कौन थे। मुगलों में आप लोग ये पढ़िएगा दूसरा टॉपिक के अंतर्गत, जब छोटा नागपुर में नागवंशों के द्वारा शासन किया जा रहा था तो फिर मुगलों का आक्रमण हुआ, और जब मुगलों का आक्रमण होने के पश्चात नागवंशी शासन व्यवस्था में क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा आप लोग ये पढ़िएगा कि झारखंड में अंग्रेजों का आगमन हुआ। झारखंड में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो नागवंशी शासन व्यवस्था में क्या इफेक्ट पड़ा। इससे पहले आपके मन में ये प्रश्न जरूर आना चाहिए कि नागवंशी शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा नागवंश राजा के शासन व्यवस्था को नागवंशी शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये भी आता है कि ये नागवंश के संस्थापक कौन थे। इसे समझने के लिए थोड़ा आप इसकी पृष्ठभूमि को समझिएगा। आपको पता है कि झारखंड राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया सबसे पहले आरंभ किए वो मुंडाओं द्वारा किया गया, और आप हमें स्रोतों से भी पता चलता है कि मुंडाओं का आगमन झारखंड में 600 ईसा पूर्व पहले हुआ है। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तर्क दिए हैं कि मुंडाओं का आगमन झारखंड में कैसे हुआ है। हम आपको इसके पहले जो मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ा रहे थे उस समय में आपको अच्छी तरह से बताए थे। ठीक है, आप यहाँ इस चीज़ को समझिए। हमको पता है कि झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो सबसे पहले आरंभ किए वो मुंडाओं द्वारा किया गया है। इस मुंडाओं के एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम था ऋषा मुंडा। इस ऋषा मुंडा के द्वारा एक राज्य की स्थापना की गई, एक राज्य का निर्माण किया गया, और इस राज्य के राजा सुतिया पाहन को बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, इस राज्य का निर्माण तो ऋषा मुंडा द्वारा किया गया, लेकिन ऋषा मुंडा राज्य का तो निर्माण जरूर किए, लेकिन इस राज्य का राजा ऋषा मुंडा नहीं बने। इस राज्य का राजा सुतिया पाहन को बनाया गया, और यही सुतिया पाहन के नाम पे भी इस राज्य का नाम सुतिया नागखंड रख दिया गया। ध्यान दीजिएगा, सुतिया नागखंड रख दिया गया। और इस सुतिया नागखंड की जो राजधानी हुई वो सुतियांबे हुई। क्या हुई? सुतियांबे हुई। ये सुतियांबे रांची में एक जगह है। ठीक है, इस सुतियांबे इसकी राजधानी हुई। इस चीजों को आप समझिएगा। ठीक, आप यहां से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुतिया नागखंड के जो प्रथम राजा थे वो कौन थे। तो आपको पता है कि जब ऋषा मुंडा द्वारा राज्य का निर्माण किया गया तो उसके बाद तुरंत बनाया गया राजा किसको? सुतिया पाहन को। इसका मतलब ये हुआ कि सुतिया नागखंड के प्रथम राजा थे वो सुतिया पाहन थे। प्रथम राजा कौन थे? सुतिया पाहन थे। ठीक है, ये चीजें समझिए। ये हुए पहला राजा, कहाँ का? सुतिया नागखंड का पहला राजा हुए। ठीक है, और सुतिया नागखंड के जो अंतिम राजा हुए उसका नाम हुआ मदरा मुंडा।
मदरा मुंडा सुतिया नाग खंड के अंतिम राजा थे। ठीक है, इस चीज़ों को आप समझिएगा। अब ये मदरा मुंडा ने ये अपने संतान के अलावा कई संतानों को गोद लिए थे। उसी में से एक लड़का था जो बहुत योग्य था अर्थात मेहनती था, चीज़ों को समझता था, और इस लड़का का नाम था फनी मुकुट राय। और ये फनी मुकुट राय ने ही नागवंश की स्थापना की। प्रश्न आपके मन में ये भी आना चाहिए कि जो फनी मुकुट राय थे वो मदरा मुंडा द्वारा गोद लिया गया, वो ठीक है, लेकिन ये तो आपके अपने संतान नहीं थे। ये फनी मुकुट राय किनके संतान थे? तो ये फनी मुकुट राय जो थे वो पार्वती देवी की संतान थी। और ये कहाँ के थे? तो ये वाराणसी के ब्राह्मण परिवार के पार्वती देवी की ये संतान थी। ब्राह्मण परिवार के पार्वती देवी की जो संतान थी वो फनी मुकुट राय थे। और ये पार्वती देवी कहाँ की थी? तो ये वाराणसी की थी। अब चीज़ों को समझिएगा। अब ये चीज़ें आपको समझ आ गया कि ये नागवंश की स्थापना कैसे हुई, फनी मुकुट राय द्वारा करवाया गया। ठीक है, अब ये फनी मुकुट राय द्वारा नागवंश की स्थापना की गई, लेकिन इसका संबंध कहीं ना कहीं मुंडा से है, क्योंकि मदरा मुंडा द्वारा ही तो फनी मुकुट राय का लालन पालन किया गया, शिक्षा प्रदान की गई। तो यही फनी मुकुट राय का एक गहरा संबंध कह सकते हैं कि मुंडाओं से जरूर रहा है। भले ही एक अलग वंश की स्थापना किए हों जिसका नाम है नागवंश, लेकिन इसका एक पुराना संबंध मुंडाओं से रहा है। ठीक है, हम आपको इसके पहले भी बताए थे मुंडाओं के बारे में, आप चीज़ों को साथ साथ लिखते चले जाइएगा। हम आपको इसके पहले भी बताए थे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में हम आपको वहाँ ये बताए थे कि मुंडा शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी। थोड़ा हम यहाँ चीज़ों को कंपेयर भी कर देते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी और आपके नागवंश की शासन व्यवस्था में क्या अंतर था। अगर हम लोग यहाँ मुंडा शासन व्यवस्था की बात करते हो तो यहाँ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी। जैसे हाथों के जो प्रमुख हुआ करते थे उन्हें हम लोग मुंडा कहा करते थे। ठीक है, वहाँ मुंडा होते थे प्रमुख। उसके बाद हाथों के बाद आती थी पट्टी। ठीक है, और इस पट्टी के जो प्रमुख हुआ करते थे वो हुआ करते थे मानकी। इसके बाद आता था पढ़ा, और इस पढ़ा के जो प्रमुख हुआ करते थे इसका नाम था पढ़ा राजा। ठीक, ये त्रिय शासन व्यवस्था थी। ये मुंडा शासन व्यवस्था की बात हुई। अब हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ भी हाथू है, और इस हाथू के जो प्रमुख हुआ करते हैं वो हुआ करते हैं मुंडा। ठीक है, ये सेम है, लेकिन ये नागवंशी शासन व्यवस्था में इस पट्टी को हटा दिया गया था और पट्टी के जगह पे पढ़ा को हस्तांतरित कर दिया गया था, पढ़ा को लाया गया था। पढ़ा के जो प्रमुख हुआ करते थे वो पढ़ा राजा नहीं हुआ करते थे। अगर आप देखें तो मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के प्रमुख पढ़ा राजा हुआ करते थे, लेकिन आप नागवंशी शासन व्यवस्था में देखें तो नागवंशी शासन व्यवस्था में पट्टी रहा नहीं दिया गया। अभी पट्टी के जगह पे पढ़ा को लाया गया और पढ़ा के प्रमुख मानकी हुए। ठीक है, इस पढ़ा को हटा दिया गया और पढ़ा के स्थान पे अब राजा रहने लगे, और इस राजा के प्रमुख हुआ करते थे नागवंश राजा। क्या हुआ करते थे? नागवंश राजा। चीज़ों को देखिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी थी, लेकिन नागवंशी शासन व्यवस्था में पट्टी का कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि जब फनी मुकुट राय नागवंश की स्थापना की तो वे एक अलग तौर तरीके और एक अलग शासन व्यवस्था चलाने लगे। नहीं,
वे उनकी ही शासन व्यवस्था पे चल रहे थे, बल्कि उनकी शासन व्यवस्था को और विस्तृत करने की वे कोशिश किए। उनके शासन व्यवस्था को छोड़े नहीं, नकारे नहीं, लेकिन उनकी ही शासन व्यवस्था को थोड़ा विस्तार करने की कोशिश किए। तो अब चीज़ों को समझ गए होंगे नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में और मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। इनकी एक खासियत भी थी। खासियत ये थी कि झारखंड में इन्होंने 2000 वर्षों तक अपना शासन 10,000 वर्ग मील पे किया, लेकिन कोई यहाँ से टैक्स ये नहीं वसूले, अर्थात आम किसानों से नागवंशियों ने कोई टैक्स नहीं लिया। लेकिन 1585 ईस्वी की बात है, इनकी शासन व्यवस्था में थोड़ी सी गड़बड़ी आती है। जब मुगल काल के राजा अकबर का ध्यान यहाँ आता है। मुगल काल के राजा अकबर 1585 ईस्वी में अपने सेनापति शहबाज खां को छोटा नागपुर भेजते हैं। अब ये क्यों भेजते हैं? उन्हें पता लगा था कि जो आपके शंख नदी हैं, आपको पता होना चाहिए कि शंख नदी गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है। ये शंख नदी के तटीय क्षेत्रों में शंख पाए जाते हैं, ऐसा अकबर को पता चला था। अकबर को पता चलने के बाद अपने सेनापति शहबाज खां को छोटा नागपुर भेजे, और उस समय छोटा नागपुर के जो राजा हुआ करते थे वो मधुकरण शाह थे। शहबाज खां ने मधुकरण पे आक्रमण किया, तो यहाँ मधुकरण की हार हो जाती है, अर्थात अब मधुकरण अकबर के अधीन हो जाता है। अब जब मधुकरण अकबर के अधीन हो जाता है तो अकबर ने छोटा नागपुर पे एक टैक्स लगाता है, जिस टैक्स का नाम होता है नजराना। अब ये नजराना का मतलब होता है एक प्रकार का टैक्स, एक प्रकार का या नियमित टैक्स। ठीक है, या नियमित टैक्स कहने का मतलब ये है कि अब अकबर के अधीन आपका छोटा नागपुर के राजा मधुकरण शाह हो गए थे। अब ये मधुकरण शाह से डिमांड करेंगे अकबर या नियमित समय की कभी भी मांग सकते हैं टैक्स, और कितना भी मांग सकते हैं टैक्स। अब अकबर मधुकरण शाह से कितना भी टैक्स मांग सकते हैं और कभी भी मांग सकते हैं। ठीक है, एक होता है निश्चित टैक्स। निश्चित टैक्स मतलब ये होता है कि आप एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित रकम की मांग कीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका होता है नजराना, ये नजराना का मतलब होता है कि आप कभी भी टैक्स मांग सकते हैं, कोई इसके लिए निश्चित समय नहीं होगा, निश्चित डेट नहीं होगा, और कोई एक निश्चित रकम भी नहीं होगी। मतलब यही बात हो गया कि अकबर अब मधुकरण शाह से कभी भी और कितना भी टैक्स की मांग कर सकते थे। अगर अकबर की खजाना खाली हो जाती है तो वे मधुकरण शाह से अधिक टैक्स मांगेंगे और कभी भी मांगेंगे। ये होता है नजराना। तो अब नजराना भरने के लिए वो मजबूर हो गया मधुकरण शाह, क्योंकि ये हार गए थे। ठीक है, बस धीरे धीरे समय बढ़ता चला जाता है, और इसके बाद या जो नजराना है वो धीरे धीरे अब ये नियमित कर में बदल जाता है। चीज़ें समझ गए? ये एक अनियमित समय था, कभी भी मांगा जाता था, लेकिन ये अब नियमित समय में बदल जाता है कुछ दिनों के बाद, और इसे हम लोग कहते हैं मलगुजारी। ठीक है, पहले इसको हम लोग नजराना के नाम से जाने, अब ये नियमित समय में बदल गया तो इसे हम लोग कहते हैं मलगुजारी। ये नजराना को हम लोग पेशकश भी कहते हैं, पेशकश। ठीक है, चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये मलगुजारी का मतलब होता है कि आप एक निश्चित समय के लिए, अर्थात 1 मंथ के बाद मांगिए, 2 मंथ के बाद मांगिए, लेकिन एक निश्चित रकम मांगिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं मलगुजारी। अब 1616 की बात आती है। 1616 में छोटा नागपुर के जो शासक थे उनका नाम था दुर्जन शाह, और उधर मुगल के शासक थे जहांगीर। जब हमारे छोटा नागपुर में दुर्जन शाह का शासन था, उस समय मुगल काल में जहांगीर का शासन था। जब जहांगीर ने अपने सेनापति दुर्जन शाह के पास भेजा,
कर के लिए, तो दुर्जन शाह साफ मना कर दिए। साफ इसलिए मना कर दिए क्योंकि नागवंशियों की पहले एक तो परंपरा नहीं थी कि वो आम रेयत से टैक्स ले, ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। पहले इनकी टैक्स फ्री थी, लेकिन ये अचानक से टैक्स देने की जो प्रथा स्टार्ट हुई, लेकिन ये दुर्जन शाह को ठीक नहीं लगता था। ठीक इसलिए नहीं लगता था क्योंकि ये पहले अपने आम रेतों अर्थात आम किसानों से कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया करते थे। तो ये भी अब इनको नहीं लगता था कि अब हम किसानों से टैक्स लें। तो ये दुर्जन शाह ने इब्राहिम खां को साफ मना कर दिया कि हम टैक्स नहीं दे सकते हैं, हम टैक्स नहीं दे सकते हैं। और इनके पास खुद भी इतने पैसे नहीं थे क्योंकि ये सारे किसानों अर्थात सारे रेतों का टैक्स मिला करके जहांगीर को दे दे। इनके पास टैक्स रहेगा कहाँ, क्योंकि ये पहले यहाँ नागवंशी राजा पहले किसानों से टैक्स लेते ही नहीं थे, तो उनके खजाना में भी टैक्स नहीं था। जब टैक्स नहीं था तो इन्होंने मना कर दिया इब्राहिम खां को कि यहाँ से हम टैक्स नहीं देंगे। लेकिन अब दुर्जन शाह को जहांगीर ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद दुर्जन शाह को ग्वालियर के किले में रखा गया। ग्वालियर के किले में रखा गया, जो ग्वालियर का किले आप अगर बात करते तो एमपी में है। ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक रखा गया। ठीक है, 12 वर्षों के बाद इसे उस ग्वालियर के किले से निकाला गया। निकाला क्यों गया, इसके पीछे भी कारण था। चूंकि जहांगीर के पास कुछ हीरे थे और वे हीरों की पहचान अच्छी ढंग से नहीं हो पा रही थी कि वे हीरे हैं या किस प्रकार के हीरे हैं। हीरे भी बहुत प्रकार के होते होंगे, तो हीरे हैं तो किस प्रकार के हीरे हैं। उन्हें कोई बताया, जहांगीर को कोई बताया कि जिस शासक को ग्वालियर के किले में रखे हुए हैं कैद करके, उनका नाम है दुर्जन शाह। क्या है, दुर्जन शाह। वे हीरे के बहुत बड़े पारखी हैं। जो आपके पास हीरे हैं वो परख सकते हैं, अर्थात वो जांच कर सकते हैं कि वो हीरा कौन सा हीरा है, कैसा हीरा है, उनकी गुणवत्ता क्या है। इसके बारे में दुर्जन शाह अच्छी तरह से परख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। इस चीज को सुनकर के जहांगीर ने दुर्जन शाह को कहा कि क्या आप हीरे के बहुत बड़े पारखी हैं, या तो क्या आप हीरे की गुणवत्ता को पहचान सकते हैं। तो दुर्जन शाह ने कहा हाँ, हम पहचान सकते हैं। तो दुर्जन शाह के इन कामों से जहांगीर को खुशी हुई। अब जब जहांगीर को खुशी हुई तो दुर्जन शाह को इन्होंने रिहा कर दिया, छोड़ दिया। इसके लिए इन्होंने एक शर्त रखा। ठीक है, शर्त ये रखा कि आप ठीक है, आपको हम रिहा करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, आप 6000 सालाना हमें कर के रूप में दे दीजिएगा। कर के रूप में आप हमें दे दीजिएगा। ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि 12 वर्षों तक कैदी थे। ध्यान दीजिएगा, इस दुर्जन शाह जो इनका नाम है, इसका नाम पहले हुआ करता था दुर्जन शाह, लेकिन यह शाह का जो उपाधि दिए हैं वो जहांगीर दिए हैं इनके कामों से खुश होकर के। तो अब हम लोग इसे कहते हैं दुर्जन शाह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि दुर्जन शाह का गिरफ्तारी कब हुआ था, तो 1616 ईस्वी में। कितने दिनों तक इसे रखा गया ग्वालियर के किले में, तो आपको ध्यान रखना है 12 वर्षों तक। और इनको छुटकारा कब मिली, 1627 ईस्वी में। जब दुर्जन शाह वहाँ से छूट करके आते हैं, उसके बाद इनकी राजधानी पहले खुखरा हुआ करती थी दुर्जन शाह की। इन्होंने अपनी राजधानी खुखरा से नवरत्नगढ़ किया। नवरत्नगढ़ किया क्योंकि इन्होंने 12 साल तक मुगलों के चंगुल में रहा था, मुगलों का कैदी बन के रहा था। लेकिन 12 साल में बहुत ऐसा अनुभव ये हो गया था कि मुगल किस प्रकार से रहते हैं, उनकी जो राजधानी होती है वो किस तरह से होती है, उनके जो राजधानी के जो किले होते हैं उनकी बनावट कैसे होती है, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इनके बारे में इनको अब अच्छी जानकारी भी दुर्जन शाह को प्राप्त हो गई थी। इनकी जब पहली राजधानी थी वो खुखरा थी या एक उचित जगह नहीं था, क्योंकि पहले इनको इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी कौन सा उचित जगह है राजधानी के लिए, कौन नहीं है। तो ये अपने राजधानी पहले इनकी खुखरा थी, लेकिन
ये वहाँ से आने के बाद, अर्थात कैदी पहले थे, 12 वर्ष तक ये कैदी रहे, वहाँ से छुटकारा पाने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी खुखरा से नवरत्नगढ़ कर लिया। नवरत्नगढ़ जो है आपका ये गुमला में है, ठीक है। ये नवरत्नगढ़ में एक विशाल मंजिल बनाया, बहुत सारी व्यवस्थाएं वहाँ दी, वही व्यवस्थाएं वहाँ दी जो व्यवस्थाएं मुगल काल के शासकों को मिलता था, ठीक है। उसके बाद अब बात आ जाती है कि इनको टैक्स लेना पड़ेगा। इनकी एक मजबूरी हो जाती है कि इनको 6000 कर सालाना भी तो देना है। तो इन्होंने जब 6000 अब इकट्ठा कहाँ से करें, पहले से ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत ऐसा पैसा है या तो आम रेतों से लेकर के रखें, पहले तो टैक्स इन लोग लिया करते ही नहीं थे, तो पैसा रहेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ आने के बाद इन्होंने मानकी का नाम बदल करके भूइहर रख दिया। जैसे आप वहाँ शासन व्यवस्था में देखें ना, आप यहाँ देखें कि हाथू के जो प्रमुख थे वो मुंडा थे, ठीक। पढ़ा के जो प्रमुख थे उससे हम लोग कहते थे मानकी, और राजा जो हुए थे उनके जो प्रमुख थे वो नागवंश राजा थे। चीज़ आप समझ आ गए आपको। तो इस मानकी का नाम चेंज कर दिए वहाँ से आने के बाद, इसका नाम रख के भूइहर। भूइहर का काम होता था कि टैक्स को वसूलना। फिर कुछ दिनों के बाद जागीरदार, ठीक है। जागीरदार का काम ये होता था कि वो लोगों के बीच जाएं, किस आम रेतों के बीच जाएं और वहाँ से टैक्स वसूल करके लाएं, ठीक है। इनकी एक मजबूरी थी क्योंकि इनको टैक्स अब देना पड़ता ही पड़ता, ठीक है। अब ये चीज़ें समझ आ गई। अब यहाँ एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि नागवंशी शासन व्यवस्था तक जागीरदार कर वसूलने की जागीरदारी व्यवस्था चलाई जा रही थी, जागीरदारी व्यवस्था थी। अब आता है अंग्रेजों का आगमन झारखंड में कैसे हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। ये मुगलों और अंग्रेजों के बीच हुआ। मुगल के शासक उस समय शाह आलम द्वितीय थे और अंग्रेज के जो शासक थे उनका नाम था हेक्टर मुनरो। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इनके बीच युद्ध हुआ। अब ये मुगल यहीं हार जाते हैं और अंग्रेजों की यहाँ जीत हो जाती है, ठीक है। जीत होने के बाद 1764 ईस्वी में, उसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। ध्यान दीजिएगा, ये बक्सर का युद्ध हुआ। ये बक्सर एक जगह है बिहार में, वहीं युद्ध हुआ था। लगभग 1.5 घंटा का ये युद्ध चला हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1765, एक वर्ष के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, समझौता हुआ मुगल और अंग्रेजों के बीच। उस समय भी मुगल के जो राजा थे वो शाह आलम द्वितीय थे और अंग्रेज के जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच समझौता हुआ। समझौता में ये पाया गया कि इनको शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया दे दिया जाए और अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी काम दे दिया जाए, दीवानी शक्ति सौंप दिया जाए। दीवानी शक्ति कहने का मतलब कर का वसूलीकरण जो भी होगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, वो कर का जो वसूलीकरण करेंगे वो करेंगे आपके अंग्रेजों, ठीक है। और आपके बिहार, बंगाल और उड़ीसा मतलब कि झारखंड भी उसमें आ जाता था, तो झारखंड भी इसके लपेट में आने लगा। अब क्या हुआ कि उनकी अंग्रेजों की जो कर वसूलीकरण करने की जो व्यवस्था थी वो अलग व्यवस्था थी। उन्हें अब क्या क्या मिल गया था, अब मिल गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब इनको यहाँ से कर भी वसूलना था। अब कर वसूलने के लिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग काउंसिल के अंतर्गत रखे। जैसे अब अभी देखिएगा तो एक राज्य के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, उसका भी एक मुख्यालय होता है, एक जिला का मुख्यालय होता है, ठीक है, अर्थात एक राज्य की राजधानी होती है। उसी तरह से वे अनेक क्षेत्रों को काउंसिल में बांटे, ठीक है। अभी हमारा झारखंड जो था वो पटना काउंसिल के अंतर्गत आने लगा। मेरा झारखंड जो था इसे पटना काउंसिल के अंतर्गत छोटा नागपुर को भी रख दिया। लेकिन रख दिया था, कोई बात नहीं, ये 1773 तक भी
छोटा नागपुर से कोई भी कर का वसूलीकरण नहीं कर पाए। यहाँ बात हो गई 1765 ईस्वी तक संधि भी हो गई, लेकिन 1765 के बाद भी 1773 तक इन्होंने कोई भी कर वसूलीकरण नहीं कर पाए। ठीक है, अब इन्होंने एक अलग उपाय लगाया अंग्रेजों ने कि छोटा नागपुर से कैसे कर की वसूलीकरण की जाए। इस वसूलीकरण के लिए इन्होंने छोटा नागपुर में एक कलेक्टर की नियुक्ति की। इस कलेक्टर का नाम था एस.जी. हिटली। एस.जी. हिटली नामक एक कलेक्टर को नियुक्त किए ताकि सारे राजस्व को वसूलीकरण किया जाए और अंग्रेजों को दिया जाए। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, फिर भी यहाँ के लोग जो थे वो कर नहीं देते थे। जब अंग्रेजों द्वारा यहाँ तक बात नहीं बनी, यहाँ तक उन्होंने कर को सही ढंग से इकट्ठा नहीं कर पाए, तो उन्हें अंग्रेजों द्वारा एक चाल चली गई। उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था के तहत वो 3 नियम बनाए। अगर अंग्रेजों की बात की जाए तो वो कर को लेने के लिए 3 नियम बनाए थे। पहला जो नियम अगर बात करें तो वो है अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा है रेतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरा है महलवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, अब ये रेतवाड़ी बंदोबस्त के तहत हमारे छोटा नागपुर से कर वसूला जाता था। ठीक है, और ये अस्थाई बंदोबस्त जो लाया गया वो झारखंड में 1793 ईस्वी में लाया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर हमारे पूरे भारत में 100% कर की वसूलीकरण होती है, उसमें से 19% कर की वसूली अस्थाई बंदोबस्त के तहत किया जाता है। इसी अस्थाई बंदोबस्त के तहत हमारे झारखंड में भी कर का वसूलीकरण किया जाता था। इस अस्थाई बंदोबस्त का एक रूल हुआ करता था अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत कि पहले क्या थी, पहले ये थी कि अगर आप कर नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी को सुना जाएगा। आपको एक बार नहीं दिए तो आपकी मजबूरी को सुना जाएगा, आपको प्रॉब्लम को सुना जाएगा। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त के तहत आपकी कोई भी आम रईतों की मजबूरी नहीं सुनी जाएगी, अर्थात आम किसानों की कोई भी मजबूरी नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, अब बात ये है ना, ये अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत बात ये थी कि जो पहले नागवंशी राजा के रूप में काम करते थे, वे राजा ना रह करके वो जमींदार बन गए, और यही जमींदार जो हैं वो आम रैयतों की कर की वसूलीकरण करने लगे। ठीक है, अब इन जमींदारों की कर की वसूलीकरण करने की एक मजबूरी थी। ठीक है, मजबूरी क्या थी आपको हम यहाँ ये भी लिखाए हैं कि यह अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत सूर्यास्त कानून भी जोड़ा गया। जो पहले यहाँ के राजा हुआ करते थे, छोटा नागपुर के राजा हुआ करते थे, उन्हें जमींदार बना दिया गया और इन जमींदारों के तहत आम रैयतों से कर की वसूलीकरण करवाई जाने लगी। अगर आपको लगता है कि ये इनको तो जानते थे, आम रैयतों को, इनकी मजबूरी को ये तो समझते, लेकिन इनकी भी एक मजबूरी थी। अगर ये जमींदार आम रैयतों से सही टाइम पे कर नहीं वसूलीकरण करेंगे तो इन्हें जमींदार के पद से भी हटा दिया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा। ठीक है, तो इनकी भी मजबूरी थी कि भले ही इनसे एक दूसरे से अवगत जरूर थे, लेकिन यहाँ मजबूरी की बात आ जाती है तो लेना जरूरी हो जाती है। ये अभी सूर्यास्त कानून क्या था? ये सूर्यास्त कानून ये था कि अगर कोई भी जमींदार को जिस क्षेत्र की कर वसूलीकरण का भार सौंपा गया है, अगर वो जमींदार कर वसूलीकरण कर करके वो ब्रिटिश को नहीं देती है, ब्रिटिश को एक निश्चित समय जो उन्हें दिया गया है, एक डेट, अगर उस डेट के शाम तक वो नहीं पहुंचाती है तो उन्हें जमींदार के पद से निकाला जाएगा। अर्थात अगर ये सूर्यास्त तक नहीं पहुंचाती है, जैसे आज का डेट दिया गया, अगर आज के डेट
के शाम तक अगर आप नहीं पहुंचाते हैं तो ये जमींदार की पोस्ट भी हटा दी जाती थी। आप जमींदार के लायक नहीं हैं, आप कर का वसूलीकरण कर नहीं पाते हैं। अंग्रेजों के अनुसार कहेंगे अंग्रेज कि आप जमींदार के लायक नहीं हैं। आपको जो डेट दिया गया वो डेट के अनुसार आप कर का वसूलीकरण नहीं कर पा रहे हैं। अगर जो कर का वसूलीकरण कर पा रहे हैं वो जो डेट दिया गया है उस डेट के शाम तक पहुंचा दें। अगर शाम तक नहीं पहुंचाते हैं तो उन्हें जमींदार की जो पद दी गई है उन जमींदार की पद से भी उन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये मजबूरी नहीं सुनने वाली, अर्थात कह सकते हैं ना किसी तरह से आपको कर देना ही देना पड़ेगा। ये आपके अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत अगर 11 भाग फायदा हुआ है उसमें से 10 भाग अंग्रेजों को दिया जाता था और 1 भाग ही अपने किसान रखते थे। ठीक है, तो अब जो भी हो, यहाँ जो भी मजबूरी हो, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत यही नियम था कि कुल उत्पाद का मतलब कुल उत्पाद अगर 11 भाग होता है तो उसमें से 10 भाग अंग्रेजों को दे दिया जाएगा और 1 भाग जो है वो अपने किसान रखेंगे। ये जबरदस्ती लेने का जो प्रावधान था, कोई मजबूरी सुनने की जो प्रावधान नहीं थी, वह व्यवस्था हम लोग कहते हैं जमींदारी व्यवस्था। यहाँ तक देखें कि ये एक जागीरदारी व्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन ये जागीरदारी व्यवस्था कहाँ तक थी? जब तक कि अंग्रेजों का आगमन नहीं हुआ था, जब नागवंशियों का शासन चल रहा था। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का शासन हुआ उस समय यही जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में बदल गई। उम्मीद है चीज़ें आप समझ पाए होंगे। जागीरदारी व्यवस्था किसे कहते हैं? जबरदस्ती लेने का जो प्रावधान था, और ये जागीरदारी व्यवस्था अपने स्वेच्छानुसार देते थे। यहाँ मजबूरी सुनी भी जाती थी, लेकिन जागीरदारी व्यवस्था में कोई मजबूरी नहीं सुनी जाती थी। ये अपने नोट्स में एक चीज़ों को आप लोग नोट कर सकते हैं कि नागवंशी शासन व्यवस्था में एक शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक कोई चेंजिंग नहीं आया। चेंजिंग कब आया? नागवंशी शासन व्यवस्था में। हालांकि नागवंशी शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था के अनुकूल ही चल रहा था, लेकिन यह शासन व्यवस्था में कब चेंजिंग आया, कब बदलाव आया? जब मुगलों ने आक्रमण किया। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि सूर्यास्त कानून किसे कहते हैं, आपका भूइहर का काम क्या था, जागीरदार का काम क्या था। जागीरदार व्यवस्था नागवंशीय शासक व्यवस्था तक ही सीमित रही। जागीरदार में क्या होता था कि कर पहला फुसला करके लिया जाता था, अगर नहीं दिया तो यहाँ मजबूरी समझी जाती थी, मजबूरी सुनी जाती थी। लेकिन यही जागीरदार व्यवस्था आगे चल करके अंग्रेजों के समय में यह जागीरदार व्यवस्था जमींदार व्यवस्था में बदल गई। यहाँ कोई मजबूरी सुनी नहीं जाती है, कर आपको देना है तो देना है। ठीक है, आपको ये भी समझ आ गया होगा नजराना किसे कहते हैं, मलगुजारी किसे कहते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आप इस लेसन को पूरी तरह से पढ़ लिए हैं तो इससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं। और इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित पूरी जानकारी नहीं प्राप्त किए हैं तो पहले उसे आप प्राप्त कर लें, उसके बाद फिर से इसे देखें, आपको समझ आ जाएगी।